नमस्कार बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस। इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है और यहाँ से आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं और निश्चित ही मिलेंगे। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही टॉप सिलेक्टेड रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तभी आपको इसका कुछ लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आप इसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इनको नोट्स बना करके रख लीजिए जो बता रहे हैं, और क्वेश्चन के आंसर को कैसे राइट करना है इनको भी आपको यहाँ पे सब सीखने को मिलेगा। यहाँ देख करके आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है अगर आपको टॉप बेहतर नंबर लाना है तो। सोशल साइंस में ये ज्योग्राफी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों को बताइए। राइट, तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक कौन कौन से हैं? श्रमिकों की उपलब्धता पहला कारक है। इसके बारे में आपको लिखना है, किसी उद्योग की सफलतापूर्वक स्थापना के लिए वहां पर कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आवश्यक होती है। यदि किसी क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है तो उद्योग वहां स्थापित नहीं हो पाएगा। तो झारखंड के बच्चों से ज्यादा इसके बारे में कौन जान सकता है कि श्रमिकों की उपलब्धता जो है औद्योगिक अवस्थिति को कैसे प्रभावित करती है। दूसरा कौन चीज प्रभावित करता है, तो वो है बाजार की पहुंच, यानी कि एसएस या रीच टू मार्केट। उद्योग की अवस्थिति मतलब लोकेशन उस क्षेत्र में भी निर्भर करती है जहां पर उसके उत्पादों की मांग है, डिमांड है। यदि उद्योग किसी ऐसे स्थान पर जहां बाजार की पहुंच आसान है तो यह अधिक लाभकारी होगा, और अगर बाजार की पहुंच आसान नहीं है तो फिर वहां पर भाई लाभकारी नहीं होगा, वहां दिक्कत होगी। तीसरा जो हमको कारक है, कारक बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इन्हीं 3 को जिक्र करना है। सरकारी नीतियां और समर्थन, सरकार के द्वारा जो उद्योगों को मिलने वाला समर्थन और नीतियां हैं वो भी औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। यदि किसी क्षेत्र में सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करती है तो वहां औद्योगिक विकास तेजी से होता है। तो बच्चों बहुत ही सटीक मामले में एकदम आपको जबरदस्त लिखना है। इसमें आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 पूरा मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर। ऊर्जा संसाधनों में अंतर। राइट, तो परंपरागत ट्रेडिशनल जो होते हैं ऊर्जा स्रोत सीमित हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो अक्षय हैं, यानी कि समाप्त नहीं होते हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, अर्थात नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कुछ ऊर्जा स्रोत देख लीजिए। ट्रेडिशनल यानी कि जिनको हम बहुत पुराने तरीकों से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप विद्युत, जल विद्युत। ताप विद्युत मतलब थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत मीन्स की जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सब। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। आपको ये उदाहरण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट कर और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, आपको बता दें। तो परंपरागत, गैर परंपरागत, इसमें से एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। राइट, तो इनको अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है और कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और इनमें अंतर भी हमको देखना है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में डिफरेंस आगे हम लोग देखते हैं क्या है। पहला उपलब्धता, देखिए पहला डिफरेंस उपलब्धता, दूसरा पर्यावरण पर प्रभाव और तीसरा उपयोग। ये 3 डिफरेंस पे हम बात करेंगे। उपलब्धता, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित हैं और तेजी से खत्म हो रहे हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अक्षय हैं, अर्थात ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जब पर्यावरण पर प्रभाव की बात करते हैं तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कम प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरा उपयोग के आधार पर अंतर कहें तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल उद्योगों, परिवहन और घरेलू कार्यों में होता है। राइट, तो ये मेन इसके जो है डिफरेंसेस हो गए। अब बात करते हैं उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे एक से एक वीवीआईक्यू क्वेश्चन है बच्चों, ये जान लीजिए।
उद्योगों से निकलने वाला धुआं, अपशिष्ट जल यानी कि जो दूषित जल होता है, और ध्वनि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण होता है। देखिए वायु प्रदूषण कैसे, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। अगला है जल प्रदूषण। तो इसमें क्या लिखेंगे, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल यानी कि गंदा जल नदियों और तालाबों में छोड़ा जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किस तरह से, कारखानों की मशीन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक ड्रिल आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे श्रवण अक्षमता होनी चाहिए, श्रवण अक्षमता, उच्च रक्तचाप और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं ज्यादा आवाज से। और अगला है और लास्ट, तापीय प्रदूषण किस तरह से, थर्मल प्लांट से गर्म पानी सीधे नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है। इससे जल में रहने वाले जीवों को नुकसान होता है। तो इस तरह से हमने जल, ध्वनि और तापीय प्रदूषण के बारे में जिक्र किया, और साथ ही साथ में वायु प्रदूषण। अब अगला क्या क्वेश्चन है भाई, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों एक से एक क्वेश्चन है, जान लीजिए। आपको सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाए हैं, और आंसर भी कितना सटीक लिखना है वो भी याद रखिए एकदम। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां ये हैं, कौन सी, पहली जलवायु के बारे में हेडिंग डाल के छोटे छोटे ऐसे लिखना है। चावल की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, बस इतना सटीक लिखना है। तापमान कैसा होना चाहिए, चावल की खेती के लिए 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का तापमान उपयुक्त होता है। वर्षा, चावल की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। और सिंचाई के लिए व्यवस्था, चावल की खेती के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बच्चों इसके क्वेश्चन के आंसर को हमको इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे, राजस्थान के हेडिंग नहीं डायरेक्ट लिखना है, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए छत वर्षा जल संग्रहण टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में घरों की छतों से गिरने वाले पानी को भूमिगत टैंकों में जमा कर लिया जाता है। इन टैंकों में पीने का पानी रखा जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में किया जाता है मुख्यतः। क्योंकि ये अर्धशुष्क क्षेत्र ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। अब इसके कुछ खास इस तकनीकी में घरों की ढलान वाली छतों से पाइप के जरिए पानी टैंकों में पहुंचाया जाता है। और क्या, टैंकों का आकार बड़े कमरे जितना हो सकता है। और बारिश का पहला पानी इकट्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि इससे छत और पाइप साफ होते हैं। अगला जो है पॉइंट में अगर लिखते हैं, टैंकों में जमा पानी को अगले साल के मौसम तक रखा जाता है। और लास्ट पॉइंट में इस पानी को पालर पानी कहा जाता है, ध्यान रखना, पालर पानी कहा जाता है। और इसे प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार जो है, एक ही संचार रहेगा, आधारित संचार, सॉरी एक नहीं दोनों रहेगा, आधारित संचार। उसके बाद यहाँ फिर लिखेंगे संचार के सर्वोत्तम साधनों, यहाँ साधनों लिखना है बच्चों, इसको सही कर लेना, सर्वोत्तम साधनों में से एक है, विवेचना कीजिए। तो आंसर लिखेंगे हाँ, आपदाओं के समय सैटेलाइट आधारित संचार का एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। यह आपदाओं से प्रभावित नहीं होता और दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। सैटेलाइट आधारित संचार के फायदे क्या क्या हैं, तो यह दफन केबल यानी कि दबी हुई केबल और सेल टावर जैसी बुनियादी ढांचे पर निर्भर नहीं होता है। यह आपदाओं से प्रभावित नहीं होता है। यह दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह आपदाओं की बेहतर योजनाओं और प्रबंधन में मदद करता है। इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखोगे तो बच्चों चेक करने वाले को भी बहुत सुविधा होती है, और इसमें नंबर बहुत कम कटते हैं, फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। यह आपातकालीन बचाव और राहत में मदद करता है। सैटेलाइट आधारित संचार में ये चीजें भी शामिल होती हैं, जैसे संचार उपग्रह, भू मापन और नियंत्रण स्टेशन, संचार पृथ्वी स्टेशन, उपग्रह संचार टर्मिनल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्राथमिक उपचार के 3 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। तो प्राथमिक उपचार के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से? जीवन बचाना, स्थिति को खराब होने से रोकना और रिकवरी में मदद करना। अब इसकी हमको चर्चा करनी है, तो क्या करेंगे? ये लक्ष्य प्राथमिक चिकित्सा के मूल में अंतर्निहित है। कौन से? ऊपर ऊपर जो तीनों दिए गए हैं, ये हमें आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है इसका मार्गदर्शन करते हैं। लक्ष्यों को समझना सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल में बदल देता है जो जीवन बचा सकता है। इतना आपको लिखना है, बस आपका आंसर हो गया। बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन अर्थात जो मृदा टूट करके पतले मतलब जो मृदा जो है टूट करके जो बह जाती है या फिर दूसरे रूप में समाप्त हो जाती है, राइट। यानी कि मृदा का टूटना, एक प्रकार से मृदा क्षयित होना। जैसे मृदा एक जगह पर है, वो टूट करके फिर दूसरी जगह पर चली जाती है, तो वो चीज कह रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो देखिए, रोकने के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। कौन सा? वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे मृदा का अपरदन यानी कटाव कटाव कह सकते हो, कम हो। सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए। पशुओं की जो चराई है उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल करना चाहिए। समोच्च जुताई करनी चाहिए। जल संरक्षण करना चाहिए। खनन पर नियंत्रण रखना चाहिए और स्थानीय लोगों को मृदा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। ये खास खास बातें हैं। इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखोगे बच्चों, आपको सटीक और एकदम कम समय में एकदम फटाक से आंसर भी होगा और आपको पूरा फुल मार्क्स भी मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो बच्चों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम तक एक से बढ़ के एक क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्टेड टॉप लेकर के आते रहेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ को लिखना है। तो देखिए, बहुउद्देशीय जो मल्टी पर्पज जो परियोजनाएं होती हैं, उनसे होने वाले जो लाभ कौन कौन से हैं? तो पहला लाभ है बहुउद्देशीय जो बहुउद्देशीय परिणाम से परियोजनाओं से बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ऐसे लिखना है, इसको काट दीजिए। अगला है, इन परियोजनाओं की सहायता से जिन क्षेत्रों में जल की कमी हो वहां पर जल की आपूर्ति की जा सकती है। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जल विद्युत का उत्पादन होता है जो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। चौथे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इन परियोजनाओं के बांध जल सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। इन परियोजनाओं के बांध जो है, इन परियोजनाओं के जो बांध होते हैं वो जल सिंचाई के लिए बांध जल जो है सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में संग्रहित किया गया जल जन सामान्य के लिए उपयोगी होता है। इन योजनाओं के आसपास का क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा मैथन डैम या फिर कोई भी बांध देखा होगा। इन परियोजनाओं से मछली पालन, नौकायन और अन्य कई उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। ये सब इसके जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है उसका वर्णन करना है। तो वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि पर कई तरह के प्रभाव डाले हैं। इनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव शामिल हैं। तो हम दोनों तरह के प्रभावों को बताएंगे। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? पहला, कि वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को व्यापारिक कृषि की ओर लेकर के आया हुआ है। और दूसरा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव की, तो सुधरी बीजों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ी है। यानी कि सुधार जो गुणवत्तापूर्ण बीज इस्तेमाल करने से कृषि के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ी है। कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार बढ़ गया है और कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया है। और खाद्य प्रसंस्करण के लिए कई उद्योग स्थापित हुए और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हुआ है। अब हम इसके कुछ नेगेटिव प्रभावों पर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसानों को उत्पादों का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या कारण क्या है? विदेशी उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा स्थानीय किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तीसरा, वैश्वीकरण ने खेती के तरीकों और ग्रामीण रोजगार में सामाजिक परिवर्तन कर दिया है। चौथा, रासायनिक इनपुट के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरणीय परिणाम भी हुए हैं। तो ये सब इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव है। तो इस तरह से आपको दोनों लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के नियंत्रण में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो केंद्र सरकार की भूमिका को, आपदा प्रबंधन में जो है क्या क्या भूमिका है उसको आपको हेडिंग डालना है, आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका, और लिखना है पॉइंट वाइज करके कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता देती है यानी फाइनेंशियली जो है मदद करती है। दूसरी, केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, एक्ट्स पास करती है। तीसरा, आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्थाओं का गठन करती है। आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी योजनाओं को मंजूरी देती है। आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा
दिशा निर्देश बनाती है। छठा, आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी क्षमता निर्माण करती है। सातवां, इसके लिए जो है जरूरी जन जागरूकता बढ़ाती है। और आठवां, आपदा प्रबंधन के लिए जरूरी राहत और पुनर्वास प्रदान करती है। कौन? हमारी केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? इनके किन्हीं दो यहाँ उपयोगी नहीं, उपयोगों का उल्लेख करें, राइट, यानी किन्हीं दो उपयोगों को बताइए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या इसे भूतुल्य उपग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम यानी कि मैनमेड उपग्रह है। यह विषुवतीय कक्षा में स्थापित होता है और आकाश में एक जगह स्थिर दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी और संचार में किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस काफी मदद करेंगे। इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको अगर हल्के में लोगे तो फिर धोखे में जाओगे। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही। अगर आपने नहीं देखा तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो आप ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन उनको देख लीजिएगा, चैनल पे वो सब पड़े हुए हैं। इसके आगे आपको इकोनॉमिक्स हो गया और जो आपका है सिविक्स, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। मैथ्स के भी क्वेश्चन है, यानी हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड भी आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।